जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ विंड यानी पवनों के प्रकार। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ विंड, जिसको कहते हैं पवनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ विंड देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि हवाएं चलती क्यों है, पवन चलता क्यों है, और चूंकि ये हवाएं जब चलती है तो इसका नेचर क्या होता है, कितने तरह की होती है, उन सारी चीजों पे मैं चर्चा करूंगा। प्लस आज की इस क्लास में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या संसार में कोई ऐसी भी हवा है, कोई ऐसा भी पवन है जो खून की बारिश करती है, मैं उसको भी समझाऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि क्या कोई ऐसा भी पवन है जिसको डॉक्टर विंड कहते हैं, डॉक्टर पवन कहते हैं। बिल्कुल है। फिर ये भी प्रश्न उठता है कि क्या वैसा भी कोई हवा है, वैसे भी कोई हवा है जिसका भोजन बर्फ है, जो बर्फ को खाती है, बर्फ का भक्षण करती है। तो निश्चित रूप से ये जो भी आपके मन में प्रश्न है वे ऐसी हवाएं मौजूद हैं, लेकिन इसको जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हवाएं चलती क्यों है। तो ये जान लीजिए कि हवाएं तब चलती हैं जब प्रेशर में वेरिएशन होता है, यानी वायुदाब में अंतर होता है। मैंने कहा कि प्रेशर में वेरिएशन, जैसे कि प्रेशर वेरिएशन क्यों होगा, तो सपोज यहां पर HP है, हाई प्रेशर है, और यहां पर LP है, लो प्रेशर। यानी कहीं पर हाई प्रेशर है, कहीं पर लो प्रेशर है। तो जहां हाई प्रेशर है वहां हवाएं ज्यादा हैं, हवाओं का पुंज है, हवाओं का दबाव ज्यादा है, और जहां पर LP है वहां हवाओं का दबाव कम है। इसलिए हवाएं हमेशा हाई से लो की तरफ चलती, यानी हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये कहीं पर हाई प्रेशर होता है और कहीं पर लो प्रेशर क्यों होता है। तो माय डियर, ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का संबंध है टेम्परेचर से, यानी तापमान से। तापमान से इसका संबंध है। जहां टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वहां पर लो प्रेशर होगा, और जहां तापमान कम होगा वहां पर हाई प्रेशर होगा। कैसे? तो ऐसे, सपोज मान लीजिए ये सन का पोजीशन है, ये सूर्य का पोजीशन, और ये हमारा सरफेस है। तो होता क्या है कि पहले इस चीज को समझ लीजिए कि ये जगह है A और ये जगह है B। तो सूर्य की किरणें यहां पर कैसी पड़ रही हैं? बिल्कुल खड़ी पड़ रही है। और सूर्य की किरणें इधर कैसी पड़ रही हैं? तिरछी पड़ रही है। सपोज मान लीजिए मेरे सिर के ऊपर कोई हीटर जल रहा हो, और एक हीटर यहां से, इसका हीट जो है मेरे सिर पर बहुत ज्यादा होगा, और इस हीटर का हीट हमारे ही पैरेलल अगर कोई खड़ा है 10 मीटर की दूरी पर, तो उसको कम लगेगी गर्मी। तो चूंकि ये इसके सिर के ऊपर सूर्य है तो यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है कि यहां का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो, और जहां सूर्य की तिरछी किरणें पड़ रही, यहां का टेम्परेचर हो सकता है कि 10 डिग्री सेल्सियस। अब जाहिर सी बात है कि जहां का टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां की सारी चीजें गर्म हो जाएंगी। जमीन गर्म हो जाएगी, हवाएं गर्म हो जाएगी, मकान दुकान सब गर्म हो जाएगा, इवन कि आपका शरीर दिमाग गर्म हो जाएगा। तो जब यहां सारी चीजें गर्म हो रही है तो इसके संपर्क में रहने वाली हवाएं भी गर्म हो जाएंगी, और जब हवाएं गर्म होती हैं या कोई भी चीज गर्म होता है तो उसका नेचर हल्का हो जाता है, वो हल्की नेचर की, हल्की प्रवृत्ति की हो जाती है। और कोई भी चीजें जब हल्की होती है तो हमेशा ऊपर उठती है। तो यहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई। अब जाहिर सी बात है माय डियर कि यहां की हवा जो पहले से भरी हुई थी, ये जब ऊपर उठ गई तो यहां तो जगह खाली हो गया। यहां की हवा ऊपर उठ गई तो यहां का तो जगह खाली हो गया। मान लीजिए कि आपके घर में या किसी के घर में कोई बड़े
बूढ़े बुजुर्ग आदमी है, 80-90 साल के हैं, और जहां पर वो सोते हैं, और मान लीजिए कि एक दिन वो उठ गए मतलब चले गए, प्रस्थान कर गए यहां से, तो उनकी जगह तो खाली ना हो जाएगी, तो उनकी जगह खाली, तो हवाएं भी गर्म होकर क्या हो गई, ऊपर उठ गई। हालांकि ऐसा ना हो, ईश्वर न करे कि बड़े बुजुर्ग जो है कि जल्दी से दुनिया जाए, क्योंकि वो हम लोग की विरासत है। खैर, तो मैंने कहा कि यहाँ की हवाएं ऊपर उठ गई, तो ये जगह खाली हो गई, यानी प्रेशर में कमी आ गई, ये हो गया लो प्रेशर, प्रेशर कम हो गया। और जहां की टेम्परेचर कम है, तो यहाँ की हवा ठंडी होगी, यहाँ का जमीन ठंडा होगा, यहाँ की सारी चीजें ठंडी होगी। और ठंडी चीजों का नेचर आप लोग देखते हैं कि वो क्या होती है, भारी होती है, ऊपर उठना नहीं चाहती है, इसलिए ये भारी होंगी, ऊपर नहीं उठेंगी, यानी कि यहां प्रेशर बढ़ा के रखेगी। अब जाहिर सी बात है कि यहां हाई प्रेशर हो गया, वहां लो प्रेशर हो गया, और हमेशा हवाएं चलती हैं हाई से लो की तरफ। तो चूंकि वायुदाब में वेरिएशन हुआ, तापमान में वेरिएशन हुआ, तो वायुदाब में अंतर हुआ, और वायुदाब में अंतर हुआ तो हवाओं का चलना शुरू हो गया। तो इस तरह से ये हवाएं क्या होती हैं, ये चलनी शुरू हो जाती हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये हवाएं आखिर कितनी तरह की होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विंड। तो विंड 4 तरह की होती है। इसके जो टाइप्स हैं वो कितने तरह के हैं, 4 तरह के। पहला हमारा जो है उसको ग्लोबल विंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल विंड कहते हैं, या इसी को परमानेंट विंड कहते हैं, परमानेंट विंड कहते हैं। दूसरा जो हमारा है, ये हमारा है पीरियोडिक विंड, पीरियोडिक या सीजनल विंड। तीसरा हमारा जो है वह है ब्रीज, और चौथा हमारा है वह है लोकल विंड्स। ये 4 तरह की हवाएं होती हैं। यह जो ग्लोबल विंड है इसको कहते हैं अस्थाई पवन, अस्थाई पवन या परमानेंट विंड। ये जो पीरियोडिक या सीजनल पवन है इसको कहते हैं मौसमी पवन, मौसमी पवन, या इसी को कहते हैं अर्ध अस्थाई पवन, अर्ध अस्थाई पवन भी कहते हैं। ये जो ब्रीज है इस ब्रीज को कहते हैं समीर, या इसी को कहते हैं दैनिक पवन, दैनिक पवन। और ये जो लोकल विंड है इसको कहते हैं समसामयिक पवन, समसामयिक पवन कहते हैं, या इसी को जो है स्थानीय पवन कहते हैं, स्थानीय पवन कहते हैं। अब चूंकि ये जो भी पवन है ब्रीज से लेकर, और हमारा जो है कि पीरियोडिक विंड, ग्लोबल विंड या परमानेंट विंड, इनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले करेंगे हम लोकल विंड की, क्योंकि इसी लोकल विंड में वैसी भी हवाएं हैं जो खून की बारिश करती है, इसी लोकल विंड में वैसा भी पवन है जिसको डॉक्टर पवन कहते हैं, और इसी लोकल विंड में वैसी भी हवाएं हैं जिसका भोजन बर्फ होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं लोकल विंड। अब चूंकि ये जो लोकल विंड होता है ये 2 तरह का होता है। क्या होता है लोकल विंड, लोकल विंड होता है 2 तरह का, यानी स्थानीय पवन 2 तरह का। एक होता है गर्म स्थानीय पवन यानी हॉट लोकल विंड, और दूसरा होता है शीतल या ठंडी स्थानीय पवन। अब चूंकि ये जो गर्म स्थानीय पवन है, गर्म स्थानीय पवन है, इसमें कुछ पवन का मैं नाम दे रहा हूं, जैसे आपका हो गया सिरक्को, जैसे आपका हो गया चिनुक, जैसे आपका हो गया हरमट्टन, जैसे आपका हो गया सांता आना, सांता आना, जैसे आपका हो गया ब्लैक रोलर,
ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर, आपका हो गया खामसीन, आपका हो गया हबूब, आपका हो गया लेस्ट, आपका हो गया लेविच। उसी तरीके से आप देखिएगा कि इसमें आपका हो गया बर्ग, इसी में हो गया सिमूम, 13 में आपका हो गया काराबुरान, काराबुरान, 14 में आपका हो गया योमा जो जापान में चलती है, 15 में हो गया जोंडा, उसके बाद हो गया सिमूम, उसके बाद हो गया सिमूम, उसके बाद हो गया 17 नंबर में नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर, 18 नंबर में आपको हो गया उसको कहते हैं सुखोवे, सुखोवे, 19 में आपका हो गया गोरिच, गोरिच, 20 में हो गया बागियो। तो बहुत सारी लोकल विंड है, यानी कि मैं बोर्ड मेरा भर जाएगा, लेकिन जो लोकल विंड है ये सब के सब गर्म लोकल विंड है। लेकिन इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो खास है, वो खास क्या है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे इन तीनों के बारे में, इन तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। और इसमें भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिरक्को के बारे में। देखिए, आप सबको पता है कि ये अफ्रीका महादेश है, अफ्रीकी कंटिनेंट। और इधर आप देखिएगा तो ये नॉर्वे स्वीडन का एरिया है, और इधर फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल वगैरह, और ये इटली का एरिया हो गया, और इधर स्वेज नहर का एरिया हो गया, इधर सऊदी अरब वगैरह हो गया, गल्फ ऑफ पर्शियन यहाँ हो गया, ईरान हो गया, और ये इधर हमारा भारत हो गया। ये हमारा है भूमध्य सागर, ये मेडिटेरेनियन सी, ठीक। यहां पर पर्वत है जिसका नाम है आल्स पर्वत, इसका नाम है आल्स, माउंट आल्स। यहाँ ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ये पुर्तगाल, स्पेन, ये फ्रांस, ये है इटली, ये क्या है, इटली। यहां पर एक गर्म मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। ये जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है ये सहारा मरुस्थल है, और ये विश्व के कुल 12 देशों में फैला हुआ। यह जो सहारा मरुस्थल है इसके अगर एरिया की बात कीजिएगा तो इसका टोटल एरिया है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। इस सहारा मरुस्थल का, इस सहारा मरुस्थल में लाल रंग के बालू होते हैं, यानी कि यहाँ के जो सैंड्स है वो रेडिश हैं। और इस सहारा मरुस्थल से एक हवा ऐसे चलती इटली की तरफ जा रही, ये हवा इटली की तरफ जा रही। तो चूंकि ये सहारा मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे गर्म स्थानों में से एक है। जैसे कि यहाँ पर लीबिया है, लीबिया में एक जगह है अल अजीजिया, अल अजीजिया में संसार का सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 58.8 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग 59 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर अल अजीजिया है जिसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, जो विश्व में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। तो ये गर्म क्षेत्र है, यहां से चलने वाली हवाएं भी बहुत ही गर्म होती है। मरुस्थल है, पानी नहीं है तो ड्राई भी होंगी। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कभी गर्मी का समय चल रहा है और आप दौड़े दौड़े जा रहे हैं, 2 किलोमीटर दौड़कर चले गए, रास्ते में कहीं कोई प्यास लगी हुई है, अचानक जो है आपको कुआं मिलता है तो तुरंत जो है कि वहां से पानी पीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही प्यासे हैं। तो यहां से चलने वाली हवाएं ड्राई हैं, बहुत गर्म है, प्यासी हैं, और इन हवाओं के साथ क्या जा रहा है, लाल रंग के बालू के कण भी जा रहा है। ये लाल रंग के बालू के कण को भी उड़ाते हुए जा रही हैं, और सामने क्या है, भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है। जैसे मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से गुजरती हैं
तो क्या करती हैं, ये मॉइस्चर को, नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है हवाएं। जैसा कि आपको याद होगा, जनवरी के महीने में आप ट्यूशन जाते थे, सुबह सुबह उठकर साइकिल उठाए, स्वेटर पहने हुए, टोपी पहने चले गए ट्यूशन। आपका शरीर गर्म है लेकिन रास्ता ठंडा है, कुहासा घिरा हुआ है। तो जैसे आप जहां ट्यूशन सेंटर पर उतरते थे तो देखते थे कि अपने स्वेटर में, टोपी में, जैकेट में जो है शीत लग गया है, पानी लग गया, ओस लग गया है। अब झाड़ते थे तो टप टप पानी निकलता। क्यों? क्योंकि आपका शरीर गर्म था और रास्ते के मॉइस्चर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। उसी तरीका से ये हवाएं जो आगे जा रही हैं, गर्म है, सूखी हुई है, ड्राई है, इसमें बालू भी है, तो इसने क्या किया, मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया और जैसे आगे जाती हैं तो आल्प्स पर्वत मिलता है, उससे टकराती हैं और टकराने के बाद यहां पर बादलों का निर्माण होता है और इससे इटली में बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो जब बारिश होती है तो वर्षा जल के साथ जो है, जो इसमें लाल रंग के बालू के कण थे, वे लाल रंग के बालू के कण भी ऊपर से नीचे इटली के मैदानी भागों में गिरने लगते हैं। जब बारिश छूट जाती है, खत्म होती है, तो घरों से लोग निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा मैदान जो है लाल लाल रंग के बालू से ढक गया। तो लोग कहते हैं वहां के कि ये बारिश नहीं हुई है, बल्कि लगता है कि खून की बारिश हुई है, ब्लड रेन हुआ है, यानी रक्त वर्षा हुई है। और ये हवा जिसने जाके वहां खून की बारिश की, उसी हवा का नाम है सिरक्को। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिरक्को। इसी से रक्त वर्षा होती है, इसी से ब्लड रेन होता। क्लियर? ब्लड रेन क्यों होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि खूनी वर्षा किसे होती है, रक्त वर्षा किसे होती है? तो सिरक्को पॉइंट से। कहां चलती है? सहारा मरुस्थल से इटली की हो जाती है। दूसरी चीज कि वो कौन सी हवा है जिसको डॉक्टर पवन कहते हैं, डॉक्टर विंड कहते हैं। तो माय डियर, आप सबको पता है कि ये अफ्रीका है और ये 0 डिग्री इक्वेटर, विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री इक्वेटर। अब चूंकि यहां पर 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर सूरज की किरणें सालों भर लंबवत होती है, जिसकी वजह से यहां पर इक्वेटोरियल रीजन में 0 से 10 डिग्री दोनों गोलार्धों में प्रतिदिन दोपहर में 1 से 2 घंटे तक संवहनीय प्रकार की मूसलाधार वर्षा होती है। रोज का ये आलम, तो रोज बारिश हो रही है और जैसे 1-2 घंटे बारिश हुई, फिर जो है कि धूप खिल गया और जिसकी वजह से जैसे धूप तेज होती है तो जो बारिश हुई होती है तो तेजी से वाष्पीकरण होने लगता है, वाष्पोत्सर्जन होने लगता है और मॉइस्चर जो है, नमी जो है, वातावरण में इतना ज्यादा फैल जाता है कि लोगों के शरीर से पसीना लगातार गिरते रहता। और आपको पता है कि जब पसीना लगातार गिरता रहे, शरीर से निकलता रहे, तो उस कंडीशन में तरह तरह की बीमारियां होती है, क्योंकि वैसे हालात में बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस पैदा हो जाते हैं। देखिएगा जुलाई के महीने में बहुत सारे लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो चूंकि मॉइस्चर बढ़ा, बैक्टीरिया वायरस बढ़े, बीमारियां बढ़ी, लोग बीमार पड़ गए। तो ये गिनी की खाड़ी, ये गिनी का तट, यहां के अमूमन लोग इस वजह से बीमार, कोई एक रोटी बनाकर देने वाला नहीं, सब के सब जो है होलसेल रेट से सब के सब बीमार पड़े हुए हैं। इसी समय इस सहारा मरुस्थल की तरफ से एक हवा आती है, जिस हवा का नाम है हरमट्टन। ये हवा कहां से आ रही है? सहारा मरुस्थल की तरफ से। जब सहारा मरुस्थल की तरफ से आएगी तो हवा कैसी होगी? सूखी होगी। और क्या होगी? तो गर्म होगी। तो जैसे ये हवा सूखी भी है, गर्म भी है और यहाँ पहले से मॉइस्चर ज्यादा है, तो जैसे ये हवाएं आती हैं तो यहाँ के एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को सोख लेती है और जैसे मॉइस्चर को सोख लेती है तो यहाँ के वातावरण में जो नमी थी वह नमी की कमी हो जाती है। अब नया बैक्टीरिया वायरस पैदा नहीं होता। अब जब नया बैक्टीरिया वायरस पैदा नहीं होगा तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे और जो पहले से पड़े हुए थे, ये सुहानी सुहानी हवा उनके शरीर को छुएगी तो वो लोग भी स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि ये जो हवा हरमट्टन आई है, ये एक्चुअली में डॉक्टर बन के आई है, जिसके आने की वजह से सब लोग जो है स्वस्थ हो गए, यानी सभी लोगों का इस पवन ने इलाज कर दिया। इसलिए इस हरमट्टन पवन को
डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब आइए तीसरी पवन है वो कौन सी, जो क्या करती है, उसका भोजन बर्फ है, यानी वो बर्फ ही खाती है। कौन सी हवा भाई? तो एक्चुअली में आप देखिएगा कि ये नॉर्थ अमेरिका, ये देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, आपको पता है। नॉर्थ अमेरिका में देशों की कुल संख्या 29 है और इस नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भागों में यहां यह एक माउंटेन है, यह एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है रॉकी पर्वत, रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत। और इस रॉकी पर्वत के पूरब में, चूंकि इधर तो कनाडा है, ये आप देखिएगा कि 49 डिग्री पैरेलल लाइन है, जो इधर कनाडा है और इधर ये यूएसए। तो यूएसए और कनाडा की इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है 49 डिग्री पैरेलल लाइन, यानी 49 डिग्री लेटीट्यूड। तो ये कनाडा यूएसए है और यहां पर प्रेरी का मैदान, नाम सुने होंगे प्रेरी, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है बाबू, प्रेरी। तो ये जो प्रेरी का मैदान है, प्रेरी प्लेन है, ये मोस्ट फर्टाइल है, बहुत फर्टाइल है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और यहां से तो इस प्रेरी के मैदानी भागों से इतना ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है कि इस प्रेरी प्रदेश को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये संसार की, इसे रोटी की टोकरी कहा जाता है। तो चूंकि यहां पर खेती होती है, शीतोष्ण घास है, मुलायम घास है, पशु खाते हैं, तो पशुओं के लिए, खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्लेन है प्रेरी का मैदान। लेकिन इसी दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों से जो शीतल पवन आती है, तो ध्रुवों की तरफ से आने वाली हवाएं बहुत ही शीतल होती है, उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, तो जिसकी वजह से ये हवाएं उत्तरी ध्रुव की तरफ से आ रही हैं। तो जहां तक ये हवाएं आएंगी बर्फ को बिछाते जाएंगी, तो ये जो प्रेरी का मैदान है यह पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है, यानी ध्रुवीय हवाएं इस प्रेरी के मैदानी भाग को ढक लिया बर्फ से। अब चूंकि ये रॉकी पर्वत है और रॉकी पर्वत के ऊपर से एक हवा ऐसे आती है पछुआ पवन, लेकिन ये ऊपर से नीचे जब उतरती है तो ये हमारा डिसेंडिंग विंड है, जिसको कहते हैं चिनुक। ये चिनुक पवन है, इसको अवरोही पवन कहते हैं क्योंकि ये पर्वत से ऊपर से नीचे उतरती है। अब चूंकि ये चिनुक जो है, तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां तक आते आते इस पवन का तापमान जो है वह 10 से 12 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो चूंकि बर्फ को पिघलाने के लिए बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका टेम्परेचर तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस है। सोचिए कि 10 से 12 डिग्री सेल्सियस वाली जो टेम्परेचर होती है, तो जनवरी के महीने में जब हम लोग यहाँ चलती है तो हम लोग कहते हैं कि शीतलहरी है। 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले में हमारे यहाँ चलती है तो कहते हैं कि शीतलहरी है, ठंडा लग रहा है। ये वही शीतलहरी टाइप की हवा ऊपर से उतर रही है, लेकिन ये गर्म पवन है। क्यों? क्योंकि जहां पर जा रही है तो यहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, फ्रीजिंग पॉइंट से कम है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी हवा के टेम्परेचर की गणना जहां पहुंच रही है वहां के कंटेस्ट में किया जाता है, वहां के संदर्भ में किया जाता है। तो जब यहां ये हवा आई तो इसकी तुलना में ये तो गर्म है, क्योंकि इसका 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे आती है तो इसकी गर्मी की वजह से ये जो बर्फ है वह पिघल जाता है, यानी यहां का बर्फ जो है वह पिघल कर पानी बनकर बह जाता है, जैसे दिल की अरमासुओं में बह गए। तो ये बह गया। अब जैसे बह गया तो प्रेरी का मैदान जो है पूरी तरह से बर्फ से खाली हो गया, यानी ये पवन आई और बर्फ को खा गई। चिनुक आई और इसने बर्फ का भोजन कर लिया, इसलिए कहते हैं इसको हिमभक्षी पवन। चिनुक को कहते हैं हिमभक्षी पवन, आइस ईटर। क्या कहते हैं इसको? आइस ईटर कहते हैं,
हिमभक्षी पवन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पवन को हिमभक्षी पवन कहता है, तो ये चिनु पवन को हिमभक्षी पवन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो पता चल गया कि कौन सी हवा है जिसे खून की बारिश होती है, कौन सा वो पवन है जो डॉक्टर पवन कहलाती है, और कौन सा पवन है जो बर्फ को खा जाती है। तो एक्चुअली में जैसे बर्फ को खा गई तो फिर से यहाँ पर कृषि कार्य होने लगता है, गेहूं की फसलें पैदा होने लगती है, पशुओं के लिए चरागाह उपलब्ध हो जाते हैं, और इस तरह से ये हवाएं जो है अपना करामात दिखाती रहती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बातें करूंगा कि परमानेंट विंड की क्या विशेषताएं हैं, पीरियोडिक विंड की क्या विशेषताएं हैं, और ब्रीज की क्या विशेषताएं हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तभी तो हम लोग का ये मोहब्बत बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।